सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत होने वाली 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर 9 मई के मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाने के अज़म का इआदा करते हुए कहा गया है कि 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई ज़रूरी है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI को 9 मई के 2 मुकदमात में बरी करते हुए कहा है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से नाकाफी शवाहिद पर बानी PTI को बरी किया गया है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना था कि तोशा खाना में चौथा मुकदमा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। कानून के मुताबिक एक मामले पर एक ही मुकदमा बन सकता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि चौथा मुकदमा बनाकर इसमें बानी PTI को पहले सज़ा दिलवाई जाए, फिर पुराने मुकदमों के फैसले हों। लेकिन बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं कि एक तरफ फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी 9 मई के मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ भी बारहा 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करती है। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँ अपने पैनलिस्ट से आप लोगों को। नज़ीर लखारी साहब कराची स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से मौजूद हैं, जबकि ज़ाहिर शाह शिराज़ी हमारे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले एहतशामुल हक साहब से मैं बात करूंगी। एहतशामुल हक साहब, आर्मी चीफ ने तो साफ साफ कह दिया है कि अब 9 मई के मनसूबा साजों और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो मज़ीद क्या होने जा रहा है? हेलो, जरा चेक करें। जी एहतशाम साहब। अच्छा, मैं हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त नज़ीर लखारी साहब, उनसे ये बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि जो 9 मई के मनसूबा साज हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, तो नज़ीर लखारी साहब अब मज़ीद आगे क्या होने जा रहा है? पहली बात ये है कि ये गैर मामूली इजलास था। फॉर्मेशन कमांडर्स थे, प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान थे और उनके अलावा कोर कमांडर्स मौजूद थे। इतना बड़ा इजलास और इतनी अहम तरीन शख्सियात रियासत में, जो सर्विसेज के, सिक्योरिटी के, जो सबसे अहम तरीन इदारे के सबसे अहम लोग जो है वो सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बात सामने आई है कि उन्हें भी 9 मई के वाक़यात पर इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर पर तशवीश है। ये बात बहुत ही अहमियत की हामिल है। और 9 मई हुआ और जो कुछ भी हुआ हमारी नज़रों के सामने हुआ, हम खुद देख रहे थे, हम किरदारों को भी देख रहे थे, अपराध को भी देख रहे थे, लोगों को भी देख रहे थे और जो कुछ हो रहा था वो भी देख रहे थे। हम ये भी देख रहे थे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मौसूम जिन्ना हाउस जो है, कोर कमांडर की रिहाइशगाह जो है, उसको नजर आतिश किया गया, वहाँ तस्वीरों को फाड़ा गया, वहाँ पर तोड़ फोड़ मचाई गई, आग लगाई गई। ये सब कुछ हमारे सामने हुआ और मियांवाली और सरगोधा में जो कुछ हुआ वो भी हमने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह से शहादा की यादगारों के साथ जो भी खेल किया गया वो भी होता रहा। लेकिन उसके बाद हम मुसलसल ये मुतालबा करते आ रहे हैं कि भाई एक तरीक़ाकार होता है कि कोई भी केस जब FIR दर्ज होती है तो फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चालान पेश किया जाता है, चालान पेश करने के बाद उसकी प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन के बाद वो ट्रायल का मरहला आता है, ट्रायल के मरहले के बाद एविडेंसेस होती हैं, एविडेंसेस के बाद क्रॉस एविडेंसेस होती हैं, उसके बाद क्रॉस एग्जामिन होता है, फिर उसके बाद कोर्ट में मामला चलता है, फिर कोर्ट फैसला देती है। ये सारा प्रोसेस कहाँ हुआ है? कितनी FIR हैं, कितने लोग गिरफ्तार हैं, कौन कौन से लोग हैं और किन किन उनके ऊपर कौन कौन सी दफात लगाई गई हैं, उस केस को कहाँ चलना है, ATC में चलना है, आम कोर्ट्स में चलना है, फौजी अदालतों में चलना है, कहाँ चलना है, इसके बारे में अभी तक चीज़ें वाज़ेह नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हर तरह से जो लोग गिरफ्तार हैं उनके साथ भी एक हद तक नाइंसाफ़ी है, चूँकि उनमें से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई जुर्म ना किया हो, बाज़ लोग यकीनन होंगे जिन्होंने इस तरह के काम में हिस्सा लिया होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है, और आर्मी चीफ की तरफ से नहीं बल्कि ये पूरी फ़ौज की जो कमान है, जो कोर कमांडर्स हैं, जो प्रिंसिपल स्टाफ अफसरान हैं, जो फॉर्मेशन कमांडर्स हैं, सबकी तरफ से ये बात सामने आई है कि उन्हें भी इस सारे मामले में
कि भाई वो उसका फैसला होना चाहिए इस बारे में। ज़ाहिर है उनकी वो है डिमांड है, तो अगर फौज भी इस तरह से डिमांड करेगी और एक आम आदमी भी इसी तरह से डिमांड करेगा तो फिर हमें समझ नहीं आता है कि रियासत कहाँ होगी। बिल्कुल, ये तो रियासत की तरफ से डिमांड चाहिए। बिल्कुल, एहतशाम साहब आप क्या कहेंगे सूरत हाल पर? देखिए अफशीन बड़े खूबसूरत तरीके से लगारी साहब ने मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि भी अगर एक इशू है आपका और एक आपका अदालती निज़ाम है वो डिफेक्टिव है, वही क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 1935 का लेके हम चले हुए हैं। हर जगह पे हम देखते हैं कि वो आज क्यों कहते हैं 134 से 140वें नंबर पे हमारी अदलिया आ गई। बड़े बड़े फैसले होते नहीं हैं, डिले होती हैं चीज़ें, कोई पॉलिटिकल उसमें वजूहत बनती हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ होते हैं, फिर अदारों के दरमियान तनाज़ात चल रहे होते हैं। लेकिन इस सारे मामले को इस तरह मेरा ख्याल है देखना चाहिए अफशीन के तफसीलात तो लगारी साहब ने बता दी। तो मेरे इल्म में जो बात आई है, जो एक लेटेस्ट मैं ख़बर के तौर पे भी इसमें बात करूँगा, बताऊँगा आपको। देखिए अब ये 9 मई के आज जो फिर फॉर्मेशन कमांडर ने जितने ज़बरदस्त तरीके से पैगाम दिया, 2 पैगाम। एक तो है कि जी 9 मई के जो किरदार हैं उनको आप कैफरे किरदार तक क्यों नहीं पहुँचाते, अदालतों को कहा गया है। अब ज़ाहिर है अदालतों में भी इशूज़ हैं, जो मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलने थे, मुझे याद है वो तकरीबन 185-86 थे, 350 से 400 केसेस सिविल अदालतों में चलने थे। चले मिलिट्री कोर्ट्स का तो आपने देखा 1 साल लग गया उसको अप्रूवल लेते लेते, कभी इजाज़त नहीं, लेकिन जो सिविल में केस चलने थे वो भी नहीं हो रहे। तो वहाँ तो जो कोताही मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए कि भाई क्या है, रियासत का एक बड़ा सुतून अगर आपको ये कह रहा है कि कोई वजह है कि आप केसेस का फैसला करें, ये कोई मैजिस्ट्रेट आपके तो कोई मेजर और कर्नल तो नहीं बैठे होंगे ना, आपके सिविल जज होंगे या एडिशनल सेशन जज होंगे, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के लोग हैं, आप बिठाएं फैसला करें और जो आप समझते हैं कि जो सही फैसला वो हो जाए। तो ये मुसलसल एक अजियत से कौम भी गुजर रही है, अदारे भी गुजर रहे हैं, हर चीज़ आकर रुक गई है 9 मई के हवाले से। कहा जाता था कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वो नहीं हो रही। देखें आज मुझे एक लेटेस्ट चीज़ पता चली है जो ख़बर के तौर पे कि 2 लोग फिर मुतहर्रिक हुए हैं। मोहम्मद अली दुरानी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साबिक रहे हैं और एक नाम है हमीद कदवाई साहब, बैंकर भी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि इनके ज़रिए पैगाम रसानी हो रही है, वो दोनों तरफ जा रहे हैं, पीटीआई लोगों की तरफ भी जा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरफ जा रहे हैं। अब खबर वर्दी बात इसमें है कि जो मोहम्मद अली दुरानी साहब का शिकवा नज़र आ रहा है कि जब उनके पास जाते हैं वो मानते हैं प्राइवेटली इस बात को कि 9 मई नहीं होना चाहिए था लगारी साहब, कि गलत हुआ, लेकिन मसला ये है कि इसको हम वापस कैसे लें, हमारा वोट बैंक ब्लीड करेगा, पॉलिटिकल कैपिटल ख़राब होगा। भाई लीडर जो है ना वो तो उसको तो मेरा ख्याल है कहने कहीं एक लाइन लेनी चाहिए स्ट्रॉन्ग किस्म की कि अपने लोग अगर आपको इस नहज पे आप ले गए कि उनको वापस लाना मुश्किल है तो आप कह दें कि जी गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। दबे अल्फाज में मजम्मत भी करते रहे हैं, कभी कहते रहे हमारा से ताल्लुक़ नहीं, और फिर एकदम बॉम्बशेल गिराते हैं डेली टेलीग्राफ में आर्टिकल लिख के कि नहीं जी तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर दोबारा से आपने देखा अपना इकोनॉमिस्ट में अभी रिसेंटली डेली टेलीग्राफ में जो बातें की हैं वो भी इस तरह की मिलती जुलते हैं। अब इनके लोगों ने एक और कहानी सुनानी शुरू कर दिया, फिर वो कहते हैं कि जी ये साजिश हमारे खिलाफ हुई, हमारे खिलाफ साजिश हुई थी और ये किसी ने हमसे काम करवाया था। देखिए आखिरी बात मैं बताऊं, इस वक्त बेहतरीन तरीका यह है कि इस गलती को अपने अंडू कर लें। कोई आपको नहीं कह रहा कि बबांगे 2 लाख के माफ़ी मांगे, देखिए ना इसको नुकसान उनको कितना हो रहा है, सियासी अमल से वो बाहर हो गए हैं, इलेक्शन जीत के भी इलेक्शन में नहीं है, पार्टी की तितर बितर हो गई है। जिस अंदाज से एक बराए नाम पार्टी के नीचे आप बैठ के काम कर रहे हैं, फिर आपके लीडर गिरफ्तार हैं, आपकी ख़वातीन गिरफ्तार हैं, तो कहते हैं मैटर टू द मैटर्स डिमांड करता है कि भाई आप सियासी शऊर से काम लें और ये जिस अंदाज से आपने गलत फैसले किए हैं उनको अंडू कर लें ताकि अपनी भी जान छोड़े और ये मुल्क जिस मुसीबत से क्राइसिस से गुजर रहा है उसमें भी कमी आए। जी ठीक है सर, तो 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ज़ाहिर शाह शहराजी साहब। देखिए मैं लगारी साहब और शाम साहब दोनों से इत्तेफाक करूंगा कि वाकई 9 मई जो कुछ हुआ वो हमारी मुल्क की एक स्याह तारीख है। जिस तरीके से कौमी जो है वो हीरोज की यादगारों को तबाह किया गया, जैसे जिना हाउस की बात की लगारी साहब ने, और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो कि आर्मी चीफ की सरबराही में, मेरे ख्याल में एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि ना सिर्फ इस मसले के अंदर बल्कि हमारे ख्याल में हमारे अदालती निज़ाम को अब शायद एक्टिव होना होगा, बाकी लोगों को भी इंसाफ दिलाने में। शायद ये हमारी ज़िंदगी या हमारे मुल्क का कोई बहुत बड़ा गैर मामूली वाक़या मौजूदा दौर का है, लेकिन इससे पहले भी बड़े बड़े वाक़यात हुए और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो मुजरिम है, जो प्लानर है, जो एग्जीक्यूटर है, उसको मेरे ख्याल में सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। मतलब इसमें ज़रूर एक बात को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या आप इल्ज़ाम के ऊपर सज़ा देंगे या इन्वेस्टिगेशन के बाद, जैसे लगारी साहब ने कहा कि आपको अंदाजा तो हो कि मुजरिम है कौन, क्या वाकई जो लोग नॉमिनेट किए गए हैं
वही मुजरिम है। और वो लोग जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो ऐलान करके, क्या वो लोग वाकई उन तस्वीरों में नहीं थे, उन सड़कों पे नहीं थे, तबाही मचाते हुए नहीं थे? जिसने भी किया है इसमें कोई दूसरी राय नहीं, और जो सजा बनती है उनको देनी चाहिए। और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मेरे ख्याल में बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया गया है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें इस कॉन्फ्रेंस के अंदर की गई, और सबसे जो अहम एक और मेरे जहन से जो प्रेस रिलीज गुजरी उसमें अफगानिस्तान के साथ जो हमारे हालात है उसके बारे में, और दहशतगर्दों और खासतौर पर TTP और दूसरे जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाइयां करें ईस्टर्न बॉर्डर पे, तो उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई का जो है वो अंदिया दिया है, जो मेरे ख्याल में इससे भी बड़ा एक शायद डिसीजन है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, वो शायद उसको हम भूलेंगे नहीं। दूसरा एक चीज जो इस मामले के अंदर है, मैं जैसे श्याम साहब ने कहा कि चाहे जो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर निज़ाम चलाने वाले हैं, निज़ाम बनाने वाले हैं, और एक लिहाज से हम देखा जाए इस मुल्क में इंसाफ दिलाने वाले हैं, ये सबको अब सोचना होगा कि ये जिस किस्म की पोलराइजेशन इस मुल्क के अंदर है, इंस्टीट्यूशन को एक दूसरे के खिलाफ पिच किया जा रहा है, इसमें सब पे उंगली उठ रही है। मेरे ख्याल में अदालती निज़ाम के ऊपर भी उठ रही है, और बाकी जो हमारा पार्लिमानी निज़ाम है उसके ऊपर भी उठ रही है। तो हमें ये सोचना होगा कि अब जो नई नस्ल है वो मेरे ख्याल में बड़ी वाइब्रेंट है, वो समझदार है, उसके यहाँ मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश बड़ी कम नजर आ रही है मुझे। और अब हमें इस हकीकत से जो हमारी एज ग्रुप के लोग जो कि बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं उन्हें मानना पड़ेगा कि अभी आपने इन तमाम चीजों को बड़ा ओपनली देखना है, क्योंकि ये वो नस्ल है जो सवाल करती है। बिल्कुल, ये नस्ल सवाल करती है और इस तमाम मामले को बहुत ओपनली देखना चाहिए। असद निज़ामी साहब, आप क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, 9 मई के हवाले से एक ना जो सेंटिमेंट इस वक्त तमाम लोगों में है वो तो ये है, और उसी दिन से है, 1 साल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया अब तो, कि वो वाक़या जो है वो बहुत जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, और उसके बाद जो मामलात पेश हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं हमारी कंट्री में। तो जब अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होती हैं तो फिर उसके जो बाद की चीज़ें होती हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड नौयत की होती हैं, यूजुअली वो फॉलो भी इसी तरह करती हैं। अब अगर ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है सारी, इसके अंदर ज़ाहिर है ये भी एक इस किस्म का नुक्ता है जिसको हाईलाइट किया गया, और बड़ी सख्ती से शायद हाईलाइट किया गया कि इसको किसी तरफ लेके जाएं। तो ये सारी बात तो कोर्ट्स की तरफ जा रही कि वो क्यों नहीं कर पाए, लेकिन इसके अंदर और भी बड़ी चीज़ें हैं कि देखें जी, उसके बाद जो सारी चीज़ें हुई, जैसे PTI के कुछ जो सीनियर लोग थे जिन्होंने तो उस वक्त पार्टी से लाताल्लुकी कर ली और सियासत से कुछ लोगों ने लाताल्लुकी कर ली, वो उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन था वो स्ट्रिक्ट इतना नहीं रहा, वो कम हो गया। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी लोग वहाँ से बाहर आए। जो लॉन्गेस्ट आई थिंक जो स्टेंट थी यास्मीन राशिद साहिबा, जो अभी तक उधर उनकी तबीयत नासाज थी, वो वापस जेल उनको मुंतकिल कर दिया गया। तो ये तो रही बात कि 9 मई के बाद हुआ क्या सारी चीज़ के ऊपर। अब फैसला ये करना है कि उसके आगे क्या करना है, और लेकिन हम यहाँ क्यों रुकते हैं? जैसे शराजी साहब फरमा रहे थे और बाकी स्टीम्ड पैनलिस्ट फरमा रहे थे कि ये कोर्ट सिस्टम्स जो हैं, ये हम सिलेक्टिव जस्टिस जो है इसके ऊपर क्यों इसको फोकस करते हैं? फिर तो तमाम चीज़ों को इस तरह हमें देखना चाहिए और तमाम चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए कि जो केसेस इतनी देर से आया, इसको तो चले कुछ 1 साल हुआ है, 10-10 साल 20-20 साल से केसेस जो हैं वो कोर्ट सिस्टम के अंदर, हम क्यों नहीं ठीक करते कोर्ट सिस्टम को? और ये हमारे शायद ओवरनाइट करने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन ये अदलिया की, वकला की और सबकी एक कलेक्टिव एफर्ट होनी चाहिए जिसके अंदर वो इस चीज़ को ठीक करें, और ये केसेस और तमाम केसेस उसके अंदर हल होने चाहिए। उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि PTI जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ से माइलेज भी निकालने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि 8 फरवरी को PTI, SIC जो भी उनको कहा जाए, उनको वोट बहुत सारे पड़े। वो इस वक्त अगर वन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो PTI डेफिनेटली है, उसके अलावा भी कुछ नहीं कर सके। तो या PTI को इस गलत फहमी में अभी तक वो है कि जी 9 मई की हम कोई माइलेज लेंगे, उनको माइलेज कोई नहीं मिलनी। ये मेरे ख्याल में एक गलत अप्रोच है जो वो करने की कोशिश करते हैं, और ख़ासतौर पे उनकी सोशल मीडिया टीम जो है उससे बहुत माइलेज गेन करने की कोशिश करती है। तो ये कर नहीं पाएंगे, नंबर 1। एंड नंबर 2 एंड लास्टली कि अब फाइनली वो वक्त आ गया है कि अब अगर एक गवर्नमेंट बन गई है, एहतियाती गवर्नमेंट है, उसके अगर आपने अपोजिशन प्रॉपर तरह से करनी है तो अब करने का टाइम है। एक अगेन रडरलेस शिप की तरह PTI नज़र आती है कि वो रऊफ़ हसन साहब कुछ कह रहे होते हैं, बैरिस्टर गौर साहब कुछ कह रहे होते हैं, दियाला जेल से एक अलग बयान आ रहा होता है, इंटरव्यूज़ भी चले। अभी मेहदी हसन का इंटरव्यू जो है वो भी हमने पढ़ने को देखा, उसके अंदर वही सेम ओल्ड रेटरिक, सेम ओल्ड टॉक, कोई उसके अंदर नई बात नहीं। कह रहे हैं कि लग रहा है कि बड़ी अदालतों में कुछ ताज़ा हवाएं चली हैं, क्या कुछ चेंजेस होने जा रही हैं? हाँ जी, बताया, हमें भी बताया रऊफ़ हसन साहब, हम भी देखें कौन सी ताज़ा हवाएं कहाँ चल रही हैं ताकि हमें भी अंदाज़ा हो उसका। जी, 2 मुकदमात में तो बरी कर दिया गया है, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। जी एतिश कह रहे हैं।
मैं सिर्फ ये कह रहा था, रऊफ़ हसन साहब जो है ना रोज़ एक नई बात करते हैं, फिर उनके दूसरे लोग उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। अब उन्होंने फिर वही बात की है कि जी एक तरफ एक अदारे का एक चीफ है, उसका जिसको कहते हैं अब एरोगेंस है या उसकी बात मानने की बात है, दूसरा पूरा अदारा है। देखिए ये वो गलती कर रहे हैं कि जी अदारे को सिंगल आउट, एक आदमी को सिंगल आउट करते हैं अदारे से और ये समझते हैं कि जी शायद अदारा उनके साथ खड़ा होगा। ये नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख लगारी साहब हम सबसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि वो अदारा एक अदारे के तौर पे ऑपरेट करता है। वहाँ पे जब फॉर्मेशन कमांडर सारे लेफ्टिनेंट जनरल बैठते हैं, बड़ी बहस होती है, लेकिन जब फैसला होता है तो ना चाहते भी लोग फैसले को उसको कबूल करते हैं और फिर वो हर जगह पे वही बात करते हैं। तो ये उनको बात पीटीआई के लोगों को समझ आनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक की जानिब जाएं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई को इंतखाबी निशान से महरूम करने के फैसले पर बरतानवी तनकीद का करारा जवाब देते हुए कहा है कि बरतानिया की हाई कमिश्नर जीन मैरिट को खत लिखा जिसमें कहा गया है कि अगर कोई सियासी जमात इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं करवाती तो वो इंतखाबी निशान के लिए अहल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी की गलतियों को दुरुस्त किया है, अब बरतानिया को भी अपनी गलतियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। खत में 1953 में ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और बिल्फोर अलामिया के ज़रिए इसराइली रियासत के क़याम का तस्करा भी किया है। अपने तज्ज़ियाकारों से जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले नज़ीर लगारी साहब से मैं जानूंगी इस हवाले से, ये बिल्फोर जो अलामिया है उसमें इसराइल के रियासत के क़याम का तस्करा भी किया गया है और बरतानवी तनकीद पर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी बरहम दिखाई दे रही है। देखें, बरतानवी सुप्रीम कोर्ट, बरतानिया में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, लेकिन ये कि बरतानवी किसी भी कोर्ट का जो है वो ये राइट नहीं है कि पाकिस्तान के कोर्ट के किसी ख़ास पर्टिकुलर मामले पर या फैसले पर वो क्रिटिसाइज़ करे। मैं किसी भी जजेस जो हैं वो हवाले देते हैं और हवाले में उसका इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा उसके अच्छे या गलत होने का अपने फैसलों में जिक्र करते हैं। ये नहीं है कि बयानात जारी करें, कोई भी कोर्ट बयानात जारी नहीं करती है इस तरह के। और हमारी तरफ से जो जवाब दिया गया है मेरे ख़्याल में एक हद तक ये भी गैर ज़रूरी था। बात यह है कि बरतानिया ने क्या किया था। बरतानिया ने डॉक्टर मुसद्दिक़ का तख्ता उलटने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर बाकायदा साजिश की थी और शहनशाह को इस्तेमाल किया था। और वहाँ पर चूँकि उसने तेल की कंपनियां कौमी मिल्कियत में ले ली थी मुसद्दिक़ ने, इसलिए मुसद्दिक़ का तख्ता उलट दिया गया। तो बरतानिया का एक किरदार तो बहुत वाज़ेह है। बरतानिया का पूरी दुनिया में, इस ग्लोब के अंदर क्या रहा है, कौन सा इंसाफ रहा है, किस जगह पर उसने अपनी नौआबादियों में इंसाफ किया था। और इंसाफ जो किया था वो अब तक हमारे सामने। रेड क्लब ने क्या किया था, वो कौन सी लकीरें बनाई थी जो आज तक हमें समझ नहीं आ रही हैं। कैसे फिरोजपुर चला गया था, कैसे गुरदासपुर चला गया था, किसने ये लकीरें बनाई थी। पाकिस्तान एक स्टेट, दोनों स्टेट्स का ऐलान पहले हो गया, दोनों ममलिकतों की आज़ादी का ऐलान पहले हो गया, लकीरें बाद में लगाई गई। और उसके बाद जो 10 लाख इंसानों का खून है, इससे भी ज़्यादा थे, तकरीबन 15 से 20 लाख लोग जो है वो इस सारे के सारे प्रोसेस में मारे गए थे। उनके जो खून है वो तो बरतानिया की गर्दन पर। बरतानिया इसका क्या जवाब देगा तारीख को और इंसानों को। और फिर ये कि बरतानिया की ही वतन से ये जो पैदा हुआ इसराइल, तो इसको कौन वो करेगा, किस तरह से लेजिटिमेट। रोज़ाना जो खूनरेजी हो रही है इसका क्या है। आपको हमारे मुल्क के अंदरूनी मामले में बात करने का है कि आप उसको नहीं मना कर सकते हैं जो वहाँ पर खून की नदियाँ बह रहा है, रोज़ाना इंसानी खून से जो है वो होली खेल रहा है, होलोकॉस्ट हो रहा है, रफ़ा में, गज़ा में इंसानों का कत्लेआम हो रहा है। वो नज़र नहीं आता है। नज़र ये आता है कि हमने क्या फ़ैसला किया है। बिल्कुल नज़र ये आता है कि हमने क्या फ़ैसला किया है, जबकि बरतानिया अपने फ़ैसलों को नहीं देखता कि उसके फ़ैसलों की वजह से क्या कुछ नुकसान फेस करना पड़ा आवाम को। तो अब असद निज़ामी साहब आप बताइए क्या कहते हैं आप इस पर। जी ये दोनों तरफ से थोड़ी बात अजीब थी। एक तो ये जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस थी उन पे जो ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट का एक था, उनमें उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर को बात की और उन्होंने उसके ऊपर को सोशल इंक्लूजन की बात की। तो जाहिर है जब बरतानवी कोई शख्स जो है यहाँ के इस किस्म की बात करेगा तो उसके ऊपर भी हमेशा सवाल उठता रहा है। सिर्फ इस मुल्क में नहीं, हमारे हमसाये मुल्क में भी उठता है। वहाँ बड़े प्रोमिनेंट लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं इस चीज़ को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक जाके वहाँ डिबेट करते हैं इसके ऊपर कि रेपरेशंस होनी चाहिए जो उन्होंने लूटमार
जो उनके कहना है वो की थी। उसके साथ साथ जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और उनके फैसलों के ऊपर तनकीद की, वो भी गलत बात है और वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो लेटर गया है दैट इज़ अगेन यूनिक है, उसको शायद मैं लगारी साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि वो भी शायद एक हद तक गैर ज़रूरी था, बट चूँकि अंदरूनी मामलात के अंदर अगर आप बात करेंगे तो फिर ज़ाहिर है हमारी तरफ से किसी किस्म का जवाब आएगा। आया वो अब चीफ़ जस्टिस की तरफ से जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के डेस्क से जाना चाहिए, या जिसलिए फ़ॉरेन ऑफिस बना हुआ है हमारा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये लेटर गया है और इसमें काफ़ी सारी बातें थी और जो कि जिसके लिए शायद फ़ॉरेन ऑफिस वॉज अ बेटर सूटेड मेरे ख्याल में मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बट वो चले अपनी जगह बात रही। ये तनकीद लेकिन बिल्कुल बजाय जो उनके ऊपर की गई है कि इन मामलात में जो दखल अंदाजी करें तो अपनी माजी की भी चीज़ें उनको याद रखनी चाहिए। जो किया अभी जैसे लगारी साहब बता रहे थे, जो इजराइल फ़लस्तीन वाला सारा मसला है उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन है, उस सारी चीज़ को बनाने के अंदर वो सारा कुछ, बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ ये अब जो है ना नेशनल कॉन्वर्सेशन के अंदर हमारी ये कभी ऐसी इंक्लूसिव चीज़ नहीं थी, जैसे मैं पहले भी जिक्र कर रहा था इंडिया के अंदर जो है ये रेपरेशंस और इनको टू यूके को अकाउंटेबल होल्ड किया जाए उनके एक्शंस के लिए, उसकी बात काफ़ी होती रहती है, उनके सियासतदान करते हैं। यहाँ पे आया इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं होती, तो चलें इसी ज़रिए इस डिबेट ने जन्म ली है कि इसके ऊपर हमारा फिर मौक़िफ़ हो सकता है कि हमारी कोई जो अगेन फ़ॉरेन ऑफिस गेट्स इन्वॉल्व कि इस चीज़ को फिर सीरियसली डिबेट किया जाए। उनकी हाई कमिश्नर यहाँ मौजूद हैं और एक पूरा फोरम है और ये ख़त सिर्फ उधर थोड़ी गया है, तो इनकी लेडी चीफ जस्टिस जो है वहाँ की यूके की और दीगर और जो इनके रहनुमा हैं उन तक भी गया है। तो शायद ये एक शुरुआत हो कि जिसके अंदर हमारा मुल्क भी जो है वो इस चीज़ को भी आगे लेके चले और इसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट भी हो सकती है। बिल्कुल, इस पर एक हेल्दी डिबेट भी हो सकती है। आप सही कह रहे हैं असद निज़ामी साहब, क्योंकि इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया गया है। एहतिशामुल हक साहब, आप बताइए इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अफशीन, बुनियादी तौर पे तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरियट जो हैं वो जिस अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की है ये बिल्कुल सफारती अदाब के मुखालिफ बात की है, उसके ख़िलाफ़ बात की है। इस तरह की बात कोई भी नहीं करता। और सवाल ये है कि इस वक्त प्रोवोकेशन क्या है। कहते हैं ना हर चीज़ की टाइमिंग होती है, आपको क्या करने की ज़रूरत पड़ी है, आप इस स्टेज पर क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर इंस्टेंट रिएक्शन आया, मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल निज़ामी साहब से भी और अपने लगारी साहब से भी कि कोई ज़रूरत नहीं थी, टोटली अनकॉल फॉर। भाई सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो फैसले होते हैं, अमेरिका में देख लें क्या हो रहा है कि जब से पाकिस्तान में सूरत हाल पैदा हुई है अफशीन, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट देख लें, बाकी इदारे देख लें, रोज़ाना उनकी ख़ास तौर पे वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं। किसी एक सवाल पे उन्होंने नहीं कहा कि जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इस पर वो कमेंट करें। वो कहते हैं पाकिस्तान का दाखिली मामला है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान का एक सिस्टम है, गवर्नेंस है, जो भी है जैसी भी है वो मुदाखलत नहीं करते। लेकिन देखना अब हमेशा कहा जाता है बरतानिया को कि अमेरिका का पूडल है। पूडल क्या है? वो डॉगी को कहते हैं, उसका बच्चा है। वो कर रहा होता है वही जो है ना अमेरिका उसी को बरतानिया जो है ना दोहरा रहा होता है। लेकिन इस हवाले से तो बिल्कुल मुखालिफ गए, जहाँ बहुत सारी बातें दोहराई गई। ये किसको नहीं पता 50-60 में जब नहर स्वेज पे हमला किया गया था और इजिप्ट पे हमला किया गया था, और किस तरीके से अपने मफादात पर टक किए गए थे और जिसको आने वाले दिनों में हर अदालत ने कहा कि गलत किया गया। तो ये हेजेमनिक डिज़ाइन था उनका हर वक्त ही। लेकिन आज की दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लोग सवाल करते हैं, अभी पूछते हैं आपके यहाँ जो कुछ हो रहा है, बाकी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, कोई सवाल उठाता है। और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो अफशीन इस तरह की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि आप उनके बारे में कहें कि जी बल्ले का निशान आपने ले लिया, क्यों ले लिया। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, फॉरेन अगेंस्ट इस पर अपील भी हो सकती है, आप उनके फैसलों पे तनकीद भी कर सकते हैं। लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे ये तो पार्टी के लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं कि 3 दफ़ा मौका दिया गया। तो आखिरी दफ़ा जो उन्होंने मीटिंग करके 1 2 3 करके जिस अंदाज में उन्होंने बिला मुकाबला मुंतखब किया अपने लोगों को, तो वो चैलेंज हो गया। उससे पहले कहा जाता है कि जी ये सारी पार्टियों में ऐसे ही होता है, मौरूसी सियासत है, वहाँ पे भी हमने देखा। अभी अगले दिन देख लें नवाज शरीफ साहब को बिला मुकाबला मुंतखब किया गया। लेकिन सवाल है कि इनको चैलेंज किया गया था, इनका इलेक्शन चैलेंज किया गया था, पार्टी के लोगों ने किया था। नतीजतन वो मामला आपने देखा, वो जिस अंदाज से इलेक्शन कमीशन से होता हो सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्होंने फैसला किया कि भाई हाँ ठीक है, आपके इलेक्शन नहीं हुए थे, लिहाजा आप हक़-ब-जानिब नहीं है बल्ले का निशान लेने में। मैं आपको बताऊँ, माजी की बात देख लें, अल गोर और बुश का इलेक्शन हुआ था 2002 में अमेरिका में। वहाँ पे अल गोर जो थे अपना डेमोक्रेट पार्टी के अपने नुमाइंदे, वो इलेक्शन जीत चुके थे,
लेकिन टेक्निकल बुनियादों पे जनाब हमने देखा कि बुश साहब को जितवाया गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेफ़र किया कि बिल्कुल ये जो है ना बुश का जीतना ठीक है, अल गोर नहीं जीत सका सही तरह। क्रिटिसाइज़ आज भी किया जाता है कि जी मेजॉरिटी उसकी थी वहाँ, जिस तरीके से कैलिफोर्निया में और बाकी जगहों पे सबसे ज़्यादा वोट उन्होंने लिए थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगी। कोई भी नहीं कहेगा कि गलत फैसला है। आप कह सकते हैं जी, क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अगर आप ये कहें जी ये जानबूझ के किया गया, ये मलाइन करने के लिए कहा जाए, या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाए, ये अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट थी उसका कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट था उन्होंने किया, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। लिहाजा इस स्टेज पे मेरा ख्याल है बरतानिया के अंदर ही अभी मुझे यकीन है कि वहाँ पे भी हम देख लें कि कुछ अखबारात बड़ा इंडिपेंडेंट बातें कर रहे होते हैं, वो डेफिनेटली जेन मेरिट के इस हवाले से जो कमेंट आए हैं उनको वो रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि ये आजकल की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है कि किसी मुल्क के मामले के मुदाखलात इस हद तक मुदाखलत करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आप क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर शाह शराजी साहब, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में इंटरफेरेंस को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे लगारी साहब ने कहा और शाम साहब ने भी, निजामी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, टेक्निकली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालतें, उनका निज़ाम है और वो मामलात यहाँ पे ही देखे जाने चाहिए। अगर किसी भी बैरूनी मुल्क या किसी रजिस्ट्रेटर का इस किस्म का एक बयान जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान के मामलात के अंदर इंटरफेरेंस है। हाँ, अगर बरतानिया या अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क ये समझता है कि वो पाकिस्तान को किसी भी लिहाज से कंट्रोल करता है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट की मद में हो, चाहे वो किसी और प्रेशर की मद में हो, ये उनका एक अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट का वाकई खत जो है बिल्कुल एक करारा जवाब है जो एतराज़ उठाया गया उनके फैसलों के ऊपर। बाकी पाकिस्तान के अंदर अगर किसी सियासी जमात में बैन लगता है, उसका जो है वो असेंबल वापस लिया जाता है, तो उसको पाकिस्तानी निज़ाम और अदालती निज़ाम के अंदर ही देखा जाना चाहिए। हाँ, अगर कोई ज़ाती दिलचस्पी है बरतानिया को, तो इस सवाल ये भी उठ सकता है कि आज से पहले वो लोग जो बरतानिया के अंदर बैठकर पाकिस्तान और पाकिस्तानी निज़ाम को गालियाँ देते रहे, पाकिस्तान के स्टेट को जो है वो नेगेट करते रहे, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक निज़ाम के खिलाफ बात करते रहे, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बात करते रहे, वो तो आज तक उनके शहरी हैं। तो मेरे ख्याल में एक सवाल तो ये भी उठता है कि उन लोगों को पनाह किस लिए दी गई? पाकिस्तान के अंदर जो मुजरिम होता है वो बरतानिया के अंदर जाके जो है वो उनका ज़ाती मेहमान हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया के अंदर बरतानिया और अमेरिका और इस तरह जो जितने इत्तेहादी है, फ्रांस, जर्मनी, जितने भी नौ आबादियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने वाले लोग थे, इन्होंने किया क्या इन ममालिक के अंदर? आपने देखा कि जो हाल इन्होंने अफ्रीकन ममालिक का किया, तमाम दौलत लूट के अपने पास ले गए। जो इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का हाल किया, यहाँ से मतलब ईंटें और इवन हीरे जवाहरात की बजाय क्या मिट्टी भी लेके चले गए। आज जो हमारी जो अनाज थे, जो हमारे अच्छी फसलें थी, उनके बीज भी ये लेके चले गए। और आप देखें लाइब्रेरियों के साथ इराक में क्या हुआ, मिडल ईस्ट के अंदर क्या हुआ। अब माली का उस दिन में पढ़ रहा था कि वहाँ किस तरीके से मियां मंशा जो एक साहब थे बड़े अमीर कबीर, उनकी लाइब्रेरीज के साथ क्या किया। अब सोचना ये चाहिए कि दुनिया के अंदर तबाही फैलाने वाले ये मुल्क थे जिन्होंने नौआबादियाती निज़ाम को फरोग दिया और वहाँ के लोगों को किस किस्म के मजालिम का निशाना बनाया। तो ये हमें क्या बता सकते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ है कि नहीं? हाँ, हम जरूर मानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफी है, अदालती निज़ाम शायद दुरुस्त नहीं है, 141 नंबर पे। तो ये निज़ाम हमें दे के कौन गया? अंग्रेज दे के गया, हमें जो है ब्रिटिश सरकार दे के गया। यहाँ उन्होंने जो निज़ाम बनाया था वो एक ऐसा निज़ाम था जिसमें अशराफिया को फरोग दिया गया। यही खवानीन, यही जागीरदार, यही वडेरे, यही जो है नवाब, ये हुकूमत करते थे इन हुकूमत बरतानिया। और आज मेरे ख्याल में एहतसाब तो उन लोगों का होना चाहिए जिनको इन्होंने गैर कानूनी तौर पर बड़ी बड़ी जायदादें और जागीरें, वो जागीरें जब्त हो तो फिर पता चले कि बरतानिया इस मुल्क के अंदर मुसलमान ममालिक के अंदर करके गया है। तो निज़ाम तो छोड़ के यही गए। मेरे ख्याल में ब्रिटिश पार्लियामेंट से ये पूछा जाना चाहिए कि जो निज़ाम ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर गए हैं, जिस तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो रिसोर्सेज की गैर कानूनी तौर पर की, तो आज हमारी महरूमियों के जिम्मेदार यही लोग हैं। पाकिस्तान का निज़ाम जिम्मेदार बिल्कुल सही कह रहे हैं। बरतानिया को पहले अपने फैसलों और अपने निज़ाम पर नज़रसानी करनी चाहिए, उसके बाद किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। तो अब हम आगे चलते हैं स्टोरी की जानिब। और आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत इस वक्त कितनी है और साथ ही कि इलेक्ट्रिक
कि लोड शेडिंग जो है वो एक सवालिया निशान है, किस तरह से आवाम सफ़र कर रही है और बिजली जो आती ही नहीं है उसके फिर महंगे बिल वसूल किए जाते हैं। इस हवाले से तज्ज़िया कारों की क्या राय है ये जानते हैं। सबसे पहले असद निज़ामी साहब से हम बात करेंगे। असद निज़ामी साहब, एक बेसिक नेसेसिटी आवाम को प्रोवाइड करना इतना बड़ा इशू क्यों है, क्या इस पर, और फिर बाद में टैक्स की बात करते हैं और बाकी चीज़ों की बात भी करते हैं। जी, उसकी बड़ी सादी सी वजह है कि इस वक्त जब हम बैठे हैं 2024 के इस महीने में, तो पाकिस्तान में बिजली है, बल्कि शायद थोड़ी एक्स्ट्रा ही है क्योंकि लोगों ने बिजली राशन करना शुरू कर दी है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। वो कॉस्ट किस वजह से हाई है, वो लहदा चीज़ है, कैपेसिटी चार्जेस वगैरह, बट बिजली की कीमत क्योंकि महंगी होगी लोगों ने उसको राशन करना शुरू कर दी, तो बिजली है। मसला सर आ जाके यहाँ आता है कि हमने कभी तवज्जो नहीं की ग्रिड स्टेशन पे, ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर, उनकी अपकीप पे, उनकी अपग्रेडेशन पे, कि अगर फ़र्ज़ करें आपका इजाफी भी आप बना रहे हैं और गर्मियों में आपको ज़्यादा चाहिए तो वो ज़्यादा बिजली अलग पड़ी होगी आपके पास, लेकिन आप हमेशा नेट लॉस पे रहेंगे क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये तो एक बात होगी। अब के इलेक्ट्रिक पे आ जाएँ तो वो तो जी एक कराची की शहरियों के लिए एक तमाशा बंद किया है कि के इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी जो कि आया पहले बहुत बेहतरीन एक चीज़ लेके आगे गए थे, जिनके अंदर उन्होंने जो वो चीज़ें की जो किसी और डिस्को ने नहीं की। आज ये है जी कि फेस्को और लेस्को जो है आप उससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक का वहाँ इतना बुरा हाल है। नंबर 1 ओवर बिलिंग अपनी जगह। मैं उसी दिन सुन रहा था कि किसी एक 8 मरले के घर को 30 लाख रुपए का बिल आया हुआ। शहरियों से पूछें आप तो वो आवाज़ार हो चुके हैं सारी चीज़ से। उसके साथ साथ अब के इलेक्ट्रिक जो है जी उनका एक बोर्ड है, एक प्राइवेटली इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उस बोर्ड के अंदर ढेर सारी तनख्वाहें मिल रही हैं लोगों को। वो क्या कर रहे हैं ये तो देखें ना, ये तो आपके जो बाकी डिस्कोज हैं आप उनको हम के इलेक्ट्रिक से कंपेयर करना शुरू कर दें तो और ये पॉइंट आ गया। बाकी कमी है, आगे बढ़ते हैं। एहतशाम साहब से भी मालूम कर लेते हैं इस वक्त बिजली का जो हाल है और उस पर ओवर जो बिलिंग है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ओवर बिलिंग का मामला तो अफसीन इतना अफसोसनाक है कि ये सारे ही कर रहे हैं, कि हमारी डिस्को, जिनको वापडा, सारे आप आए दिन हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ओवर बिलिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों सिर्फ 80 करोड़ यूनिट की जो है ना वो लाहौर में ओवर बिलिंग की गई। इस तरह बाकी जगहों पे भी हो रहा है। कराची इलेक्ट्रिक का बड़ा पिकुलर मसला है। देखिए, जो इनकी पुरानी मैनेजमेंट थी ना, उन्होंने बड़ा बेड़ा डुबाया। 2-3 दफ़ा इनकी प्राइवेटाइजेशन हुई, निचकारी 2-3 हाथों में गई, फिर इधर आई। मौजूदा जो मैनेजमेंट है, इन्होंने जो इतलात हैं कि बड़ी कोशिश की है कि चीज़ें ठीक हों, लेकिन पुराना बैकलॉग इतना ज़्यादा है और जो आए दिन वहाँ पे चीज़ें जिस अंदाज से ख़राब हुई हैं वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही। जिस अंदाज से बेशुमार लोगों को भर्ती किया गया सियासी बनादों पे, और फिर इसके अलावा उनके और बड़े और तरह के इश्यूज़ हैं। लेकिन सवाल इस वक्त यह है कि जी जहाँ बाकी जगहों पे भी गर्मी का हाल है, कराची में भी है, इसको ठीक करने का क्या तरीका है? अब कराची का एक वाहिद अफसीन ये देखें कि इलेक्ट्रिक का, कि उनको पूरा का पूरा जिसको कहते हैं अथॉरिटी दी गई है। बाकी जगहों पर भी जब बिजली की कीमत बढ़ती है तो वो 2-3 जगहों से होके नेपरा और उसके बाद सजेशन दी जाती हैं बाकी जगहों पे। यहाँ पे इतना ज़्यादा मसला नहीं है। के इलेक्ट्रिक में हमने देखा अपने जो फैसले करते हैं उनकी अप्रूवल सूबाई हुकूमत दे देती है और इसमें फेडरल गवर्नमेंट अपना इतना बड़ा रोल प्ले नहीं करती। तो इतना कुछ होने के बावजूद फिर देखें कराची इतना बड़ा शहर है, अभी आज भी कहा जाता है 65% से ज़्यादा रेवेन्यू दिया जाता है वहाँ पे, इंडस्ट्रीज है, बहुत कुछ है। ये एक तरफ तो लोगों के शहरियों के लिए मसाइल है, बिल्कुल लोगों के मसाइल अपनी जगह, और गर्मी जितनी शदीद है उसके साथ ही अगर लोड शेडिंग भी 16-16 घंटे की हो तो ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाएगा। शहराजी साहब, आप क्या कहेंगे? पेशावर में क्या हाल है? और अगर आप इसको दिखा तो नहीं सकते, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि इस वक्त आप देखें तो सबसे ज्यादा जो टारगेटेड लोड शेडिंग है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो सूबा है वो तकरीबन 60% से ज्यादा मुल्क की बिजली प्रोड्यूस करता है। तकरीबन इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक 20.8 बिलियन मेगावाट जो है वो सालाना यूनिट्स बिजली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा देता है। 21% जो बिजली है वो पैदा करता है पंजाब, और तकरीबन 12% जो है वो आज़ाद कश्मीर से। और आप इस वक्त अगर देखें तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है वो सबसे ज्यादा लोड शेडिंग का शिकार भी है। और रोज हम देखते हैं हमारे वज़ीर आला साहब जो है वो बटन बंद करने की बात करते हैं। वज़ीर आला साहब ने इस पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड उनका था। नहीं, मैं मेरे ख्याल में इससे पहले मैं कहना चाह रहा था कि वज़ीर आला साहब ने बटन बंद नहीं किया तो लोग बटन बंद करना शुरू कर देंगे। वजह ये है कि आप इस वक्त देखें कि वो सूबा जो कि मुल्क की 60% बिजली पैदा करता है,
वहाँ 20-20, 22-22 घंटे लोड शेडिंग है। और आप हैरान होंगे शहरी इलाकों में जहाँ 100% रिकवरी है। और एक जो पॉइंट मैं दूसरा कहूँगा वो आपका जो वापडा का एक फ्रॉड है स्लैब सिस्टम का। अब देखें 100 यूनिट्स बिजली की कीमत जो है वो आप समझ लें कि तकरीबन आप 15 रुपए होगी या मिसाल के तौर पे 16 रुपए होगी, लेकिन जब 101 यूनिट होगा तो उसी बिजली की कीमत आपकी 100 रुपए यूनिट होगी। तो आप देखिए सोचना ये है कि स्लैब सिस्टम के अंदर ये आवाम को लूट रहे हैं। दूसरा आप हैरानगी की होगी कि ओवर डेट से ओवर ड्यू जब जाके ये बिलिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में वो स्लैब ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। हर जो कंज्यूमर है उसका बिल जिसका 5,000 आता था अब 40,000 है। तो देखिए ठीक है शराजी साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब बिल्कुल नज़ीर लखारी साहब, आप क्या कहेंगे? गर्मी की शिद्दत देख रहे हैं, हमारे दोस्त कह चुके हैं, हमारे दोस्तों ने सारी सूरत हाल बताई है। पूरे मुल्क में बिजली का एक शदीद बहरान है और बिजली होने के बावजूद लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं बनाया। मेरे ख्याल में ये हुकूमत की नाअहली है, हम इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। पूरा बिल्कुल, अगर लोड शेडिंग की यही सूरत हाल रही इस मौसम में तो फिर ये तो हुकूमत की नाअहली है, हम इसके अलावा और क्या कह सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।